हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का फोर्थ वीडियो है। बाकी सारे वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम से ही है, और वहां सर्च कर सकते हैं, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्थ वीडियो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें हम लोग देखेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जो टॉपिक मैं कर रहा था केमिकल रिएक्शन, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल और फिनॉल जो दोनों एक साथ एक तरह के रिएक्शन शो करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे बाकी के टॉपिक्स, मतलब वैसे रिएक्शन जो सिर्फ फेनॉल के द्वारा किया जाता है, और जैसे ही फेनॉल खत्म हो जाएगा, फेनॉल का चार रिएक्शन है, उसके बाद हम लोग चलेंगे मेथेनॉल और इथेनॉल के साथ रिएक्शन के बारे में या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा टॉपिक, वो है आपका ईथर, वहां करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो, और प्रोबेबली सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ का टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो रिएक्शन दोनों के द्वारा शो होता है, अल्कोहल के द्वारा भी और फिनॉल के द्वारा भी। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फिनॉल शो करेगा रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए फिनॉल का पहले हम लोग फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें पढ़ेंगे दो, इलेक्ट्रोफिलिक में पढ़ेंगे दो, एक पढ़ेंगे नाइट्रेशन और दूसरा पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन आपको पता है, NO2 जब ऐड होता है तो उसको कहते हैं नाइट्रेशन। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉल्बे रिएक्शन। ऐसे लगा सकते हैं आप, कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं A, और इसको कर लेते हैं B, और इसको कर लेते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड। थर्ड जो रिएक्शन है वो है हमारा, थर्ड रिएक्शन वो है रेमर-टाइमन रिएक्शन। और फोर्थ जो रिएक्शन होगा हमारा, फोर्थ रिएक्शन यहां लिख लेता हूं, फोर्थ रिएक्शन वो होगा आपका रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कराएंगे जिंक डस्ट से। और जो लास्ट होगा फिफ्थ नंबर वो होगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। बस यही टॉपिक होगा फिनॉल का। उसके बाद हम लोग मेथेनॉल और इथेनॉल पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना पढ़ लीजिए, बस कहानी हो जाएगा खत्म। इसके पहले केमिकल रिएक्शन मैंने करवाया है, तो केमिकल रिएक्शन भी बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, क्यों हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक क्यों हो रहा है, ठीक है, कौन करवा रहा है और कैसे ये होगा, कहाँ पे जुटेगा। देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जो फेनॉल है आपका, ये फेनॉल में जो OH है और यहाँ sp2 ये हाइब्रिडाइज है। तो ये क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये कार्बन OH का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। यहाँ पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पे दो लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद यहाँ जो डबल बॉन्ड का, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, वो अपने नेक्स्ट कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इसके कारण एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो अगला बनता है वो बनता है कि यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है O और किसके बीच में, H के बीच में। ठीक है, O और H के बीच में, वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो चार्ज डेवलप हुआ माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले यहाँ पे जो बॉन्ड है उस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और फिर से ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने बगल वाले जो नेक्स्ट कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। उसके चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड OH है, माइनस प्लस वहां है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड नहीं था तो डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो टूट जाएगा और इसका सारा इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस चार्ज, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ सप्लाई होगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड था ये अपना इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन को सप्लाई करेगा, तो फिर से यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। उस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, 5 स्ट्रक्चर, इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक ऑर्थो पे, ये ऑर्थो पोजीशन है,
और एक पारा पे, ये पारा पोजीशन है, और फिर से इस साइड जो ऑर्थो रहेगा उस पे। तो ये दो पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जहां डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे कोई अगर अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। फिर से इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन वो डिफिसिट है, और वो कहाँ अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ज्यादा कैसे पता चलेगा, या तो लोन पेयर होगा या माइनस चार्ज होगा। तो यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज है यहाँ ऑर्थो पे और फिर पारा पे। तो इसका मतलब जो अटैक करने वाला, जो आने वाला है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और किस में होगा, तो रिंग में होगा, ना कि OH के साथ होगा, तो रिंग के साथ होगा। तो रिंग को फिर से समझिए, रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के लिए सुटेबल बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है, OH। ठीक है, OH के पास लोन पेयर है और उसको खींच कौन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो अपनी तरफ खींच ले रहा है, जिसके कारण रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस के कारण ऑर्थो वाला जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा हो जा रहा है, माइनस चार्ज लग गया। तो आके अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए हम कहते हैं उसको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रोफिलिक जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो रहा है तो उसमें दो तरह का हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले नाइट्रेशन, ये भी क्या है आपका नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और दूसरा हेलोजिनेशन, हेलोजन ऐड होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाइट्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़ा वो थोड़ा सा लिख लेंगे नोट्स में कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ड्यू टू OH रिंग shows resonance and its ortho and para position, ऑर्थो और पारा पोजीशन जो है becomes electron rich, so act as इलेक्ट्रोफिलिक इन्विटेशन। एक्ट कैसे करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक को इनवाइट करता है और ऑर्थो पोजीशन पे डायरेक्टिंग है वो OH के कारण। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देखिए अगर NO2 ऐड हो, क्या ऐड हो, NO2 ऐड हो, तो उसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं फर्स्ट नंबर नाइट्रेशन में क्या पढ़ेंगे कि जब आप फेनॉल लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3, है ना, HNO3, यही डाइल्यूट HNO3 जो है NO2 प्रोड्यूस करेगा और ये जाके दो जगह पे लगेगा, एक ऑर्थो पे और एक दूसरा पारा पे। तो यहाँ एक प्रोडक्ट हमारा मिल गया OH और यहाँ मिल गया NO2, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिल गया वो मिल गया आपका OH और यहाँ पे NO2। तो ये एक ही बीकर में आपको दोनों मिल रहा है। अब इस मिक्स दोनों सेम बीकर में है, इसको अलग कैसे करेंगे, तो इसको अलग कर लेंगे हम लोग डिस्टिलेशन से, है ना। डिस्टिलेशन में कौन डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब स्टीम के साथ इसको मिक्स करेंगे, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। ठीक है, बॉयल होके अलग हो जाएगा। अब जल्दी कौन अलग होगा, तो जल्दी याद रखिए कि ये जो आपका ऑर्थो वाला है, ऑर्थो ये बहुत जल्दी स्टीम वोलाटाइल है, ये स्टीम वोलाटाइल है, स्टीम के प्रेजेंस में ये वेपर में बदल जाता है। और ये लेस वोलाटाइल। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऑर्थो और पारा वाला जो नाइट्रो लगा है उसमें ज्यादा वोलाटाइल कौन है, तो हम बताएंगे कि पारा वाला। क्यों पारा वाला लेस वोलाटाइल है, तो यहाँ देखिए इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर मैं इसको मॉलिक्यूल्स को ऐसे बना दूं, यहाँ से यहाँ पे लग गया OH और यहाँ लग गया आपका NO2। अगला फिर एक मॉलिक्यूल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, अगर एक और मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या लगेगा NO2, है ना, NO, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और इधर क्या लग जाएगा आपका OH, यहाँ OH लग गया। ठीक है, तो यहाँ जो O सिंगल बॉन्ड के साथ है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डैश से शो करते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो इसको वेपर में बदलना, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ देखिए इस वाले में पारा वाला, ऑर्थो वाला में क्या पोजीशन है, ऑर्थो वाला में ये खुद NO2 जो है, यहाँ अगर हम ऐसे बॉन्ड बना दें, इसको NO2 को एक्सपेंड कर दें, तो ये O और ये H, खुद का O और खुद का H जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ नहीं बन रहा था क्योंकि दूरी बढ़ गया है, यहाँ बढ़ गया क्योंकि नजदीक है ये, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हुआ है, इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको तोड़ना थोड़ा ज्यादा आसान है, इसको तोड़ना कम आसान है, इसलिए इसको हम कहेंगे लेस वोलाटाइल है। और ये थोड़ा जल्दी है तो इसलिए इसको बोलेंगे कि स्टीम वोलाटाइल है। तो इस तरह से यहां से दो क्वेश्चन अराइज हुआ आपका कि ऑर्थो और पारा में कौन वोलाटाइल ज्यादा है। तो ये ऑर्थो वाला क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। यहाँ क्या बन रहा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बन रहा है। चलिए ये हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें NO2 दोनों ऑर्थो पे लग जाए और सेम पारा पे भी लग जाए, दोनों ऑर्थो और उसी पारा पे, मतलब मिक्सर ना बन के एक ही बने प्रोडक्ट जिसमें क्या हो कि तीनों जगह पे लगा हुआ हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डाइल्यूट HNO3 जो हम लोगों ने यूज किया है, डाइल्यूट HNO3, उसको चेंज कर देंगे और उसके जगह पे यूज कर लेंगे, यहाँ हो गया OH, और इसके जगह पे यूज कर लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो इसका लिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट जो रहेगा वो OH तो रहेगा, और अभी मैंने बोला ऑर्थो और पारा पे ही अटैच होगा, तो ऑर्थो का 2 पोजीशन और पारा का 1 पोजीशन, इन सब जगहों पर NO2 यहां से अटैच हो जाएगा, NO2। अगर नाम इसका लिखना हो तो हम OH को यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे। इसके लिए आपको ऑर्डर याद रखना होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। तो एक 2 पे, एक 4 पे और एक 6 पे NO2 लगा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 4 6 कितनी बार, 3 बार, तो 3 के लिए ट्राई। और NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, नाइट्रेशन कर रहे हैं नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो। और OH के साथ, जब बेंजीन के साथ OH रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फेनॉल। इसका भी नाम आप लिख सकते हैं, वन यहाँ 2, तो 2 नाइट्रोफेनॉल। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रोफेनॉल। ये हो गया। इसको हम एक कॉमन नाम से जानते हैं, फेमस नाम है इसका पिक्रिक एसिड। तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कारण हो रहा है, कहां पे होगा, तो ऑर्थो पारा पे होगा। 2 तरीका से कर सकते हैं, एक डाइल्यूट HNO3 और एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। डाइल्यूट HNO3 से करेंगे तो एक ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक पारा पे जुड़ेगा, दोनों का मिक्सर मिलेगा, उसमें हम स्टीम वोलाटाइल यूज करेंगे और स्टीम डिस्टिलेशन यूज करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड बनाना है अगर, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो गया। अब आते हैं हेलोजिनेशन पे, ठीक है। हेलोजिनेशन क्या होता है, देखिए ये जो हेलोजिनेशन है, तो हेलोजिनेशन में क्या करना है, नाम तो है हेलोजिनेशन, लेकिन सिर्फ हम ऐड करेंगे ब्रोमीन। यहाँ ब्रोमीन के लिए ही रिएक्शन पढ़ना है। तो इसमें 2 तरह का रिएक्शन फिर से इसमें भी होगा। अगर आप एल्कोहल फेनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, लेकिन प्रेजेंस है एक CS2, ये सॉल्वेंट है कम पोलरिटी वाला, मतलब इसमें पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। पोलर मतलब चार्ज नहीं डेवलप हुआ है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या है, सेम है। तो इसमें कराएंगे। और अगर इसी रिएक्शन को हम करा दें, अगर सेम रिएक्शन को करा दें ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, OH है, आपको पता है H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और O फोन वाले में से आता है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस, तो हाई पोलर हो गया। तो पोलर में और एक लेस पोलर, एक पोलर और एक लेस पोलर सॉल्वेंट में यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। इसको बोलते हैं Br2 इन किसमें, CS2 में। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 बनेगा, मतलब मिक्सर बनेगा एक और एक दूसरा ये बनेगा। क्या बनेगा इसमें, तो आपको याद रखना है कि OH वो तो अटैच रहेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा एक ऑर्थो पे फिर से ब्रोमीन, और यहाँ पे OH और फिर पारा पे एक ब्रोमीन, ठीक है। और जब भी याद रखिए कि पारा वाला हमेशा क्या रहता है, मेजर ही होता है। नाम लिखना है, कैसे लिखाएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब 4 ब्रोमोफेनॉल, इसका 2 ब्रोमोफेनॉल। मेजर कौन है, तो पारा वाला हमेशा मेजर होगा। इसमें क्या बनेगा, तो इसमें जैसे अभी डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 था, यहां हो गया ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर में क्या होगा, तीनों जगह पे, मतलब 2 ऑर्थो और एक पारा जगह पे आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हेलोजिनेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी नाइट्रेशन और दूसरा पढ़ा हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता था, कहाँ ऑर्थो और पारा पे, और एक ऐड होता था तीनों जगह पे, पिक्रिक एसिड बनता था। और यहाँ अटैच हो रहा है ब्रोमीन ऑर्थो और पारा पे, और यहाँ अटैच हो रहा है तीनों जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक यहाँ से क्लियर। अब आते हैं कॉल्बे रिएक्शन। जो सेकंड हमारा टॉपिक था वो था आपका कॉल्बे रिएक्शन। चलिए
सेकेंड, फर्स्ट का 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, एक नाइट्रेशन और दूसरा हेलोजिनेशन। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड का नाम है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बनता है, एक बेंजीन पे OH लगेगा, वो तो पक्का है, तो फेनॉल बन गया। और उसके साथ अगर आपको एसिड लगाना है COOH, या अगर आपको एल्डिहाइड लगाना है CHO, तो अगर एसिड जोड़ना है दोनों में से, जैसे COOH और CHO, एक एसिड COOH और एक एल्डिहाइड, इसमें से अगर आपको इसको जोड़ना है तो आपको करना पड़ेगा कॉल्बे रिएक्शन। अगर ये जोड़ना है तो आपको करना पड़ेगा राइमर टाइमन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, पहले COOH को ऐड करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो फेनॉल है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, कहाँ पे, ऑर्थो पे, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होने के कारण क्या किया जाएगा कि इसको रिएक्शन कराया जाएगा NaOH से, अगर तो ये बना लेगा आपका फेनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड। क्योंकि यहाँ सोडियम हम लोगों ने लिया है, बेस लिया है, तो यहाँ बन जाएगा O- और Na+, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड। ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का। अब अगर यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोफाइल तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एसिड अगर दे दे हम H+, तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो बनेगा OH, यहाँ से OH लगा हुआ रह जाएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे COOH। तो इस एसिड को, ये जो एसिड बन रहा है अल्कोहल के साथ, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम में सैलिसिलिक एसिड। लेकिन वहीं अगर आयोपिक नेम लिखना हो तो आपको पता होगा कि एसिड जो है ज्यादा पावरफुल है, या इसका नाम पहले लिखा जाता है और OH का नाम थोड़ा बाद में, मतलब इसको सब्सिडरी माना जाता है और इसको प्राइमरी माना जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो जब सब्सिडरी हो जाता है OH, तो इसका नाम लास्ट में OL से हटके क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सी। आपको पता होगा हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? इसको 1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? 2। तो 2 पे क्या लगा हुआ है आपका? हाइड्रोक्सी। 2 पे नाम हो गया हाइड्रोक्सी। और आपको पता है बेंजीन पे जब COOH लगता है तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉल्बे रिएक्शन। पहले क्या करना है? बेस के साथ रिएक्शन करना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो फेनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन और साथ में एसिड H+ आयन, तो आपको मिल जाएगा क्या? एक कार्बन इसका अटैच हो गया और इसको एसिड बना देगा COOH। इस रिएक्शन को कहते हैं कॉल्बे रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है हमारा वो है आपका राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं रेमर टाइमन रिएक्शन। ये रिएक्शन होता कैसे है? तो इसमें क्या मैंने बताया था अभी, COOH ऐड हो रहा है तो कॉल्बे, और अगर यहीं पे COOH को हटा दीजिए, CHO ऐड कर लीजिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। लेकिन यहाँ जो ये सीरीज है, मतलब यहाँ जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो थोड़ा अलग यूज करना पड़ेगा, तो उससे आपका बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे सैलिसल एल्डिहाइड, ठीक है। तो राइमर टाइमन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये जो OH है, फेनॉल है OH, इसको हम तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो होगा आपका CHCl3 प्लस NaOH, ठीक है। इसमें 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, उन दोनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम छोड़ते हैं, लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट, अच्छा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपका जो फेनॉक्साइड, ऊपर देखिए फेनॉक्साइड जो बना था ONA, वो भी यहाँ बन जाएगा O- और Na+, और यहाँ से CH3Cl2 अटैच हो जाएगा। यहाँ 3 था, यहाँ 2 अटैच होगा, एक क्लोरीन यहाँ से कम रहेगा। फिर अगर इसको हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो ये जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका फेनॉक्साइड O- और Na+, और साथ में यहाँ लगा हुआ रहेगा CHO। लेकिन हमको क्या चाहिए? OH चाहिए और साथ में एल्डिहाइड चाहिए। तो यहाँ से फिर से एसिड ले लेंगे H+, है ना, H+। तो H+ क्या करेगा? Na+ को हटा देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ जो अटैच होगा वो होगा आपका OH पर, OH के साथ CHO, ठीक है। इसका नाम होगा सैलिसल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका सैलिसल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 रिएक्शन अभी याद किया, कॉल्बे रिएक्शन, राइमर टाइमर। एक में COOH ऐड होगा जब फेनॉल से स्टार्ट करेंगे, एक में CHO अटैच होगा जब फेनॉल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ सिर्फ NaOH से स्टार्ट करना है, यहाँ आपको अटैच करना है CHCl3 से, फिर NaOH से। यहाँ जो प्रोडक्ट बीच में इंटरमीडिएट बनेगा वो फेनॉक्साइड बनेगा, यहाँ फेनॉक्साइड बनेगा लेकिन साथ में अटैच होगा CHCl2। फिर से उसको हटाने के लिए फिर से NaOH से रिएक्शन कराएंगे, तो वहां पे आपका बन जाएगा फेनॉक्साइड ऊपर में O- Na+, और लास्ट में यहाँ लग जाएगा CHO। अब यहाँ से Na+ को हटाने के लिए फिर से H+ को, मतलब ये 4 स्टेप रिएक्शन है, 1 3 स्टेप 2 3, और ये
दो स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट इंटरमीडिएट याद रहता है तो रखिए, नहीं याद रहता है तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट याद कीजिए। कोल्बे एसिड, राइमर टाइमन एल्डिहाइड, ठीक है। अब जो दो रिएक्शन बहुत इजीली रिएक्शन जो है इजी रिएक्शन उसको हम लोग कर लेते हैं। थर्ड रिएक्शन था आपका, थर्ड रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन। और अगला जो फोर्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। मतलब जिंक को पाउडर फॉर्म में हम जब फेनॉल के साथ मिक्स करते हैं, ये फेनॉल है, इसके साथ जब हम मिक्स करते हैं किसको, तो जिंक को, तो ये जिंक क्या करता है कि इसका O और H रिमूव कर देता है। तो यहां से जब OH रिमूव होगा तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ऐसे खाली, इसको कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। तो जो OH में H था वो H यहीं रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, और ये हो गया आपका बेंजीन। फेनॉल से जब बेंजीन, फेनॉल से बेंजीन, और जिंक जो है ऑक्सीजन को लेके, मतलब ऑक्साइड को लेके ये हट गया। तो एक तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब रिडक्शन करा रहा है। और जो पांचवा रिएक्शन है वो हमारा ऑक्सीडेशन। तो जब हम लोग फिफ्थ नंबर इसको OH को, मतलब फेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे किसके प्रेजेंस में, तो क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में। क्रोमिक एसिड कैसे बनेगा, तो Na2Cr2O7 और इसके साथ H2SO4। जब ये दोनों मिक्सर है तो इसको हम लोग कहेंगे क्रोमिक एसिड, नाम याद रखिए, Cr से क्रोमिक हो जाएगा। इसका रिएक्शन जब, मतलब ऑक्सीडेशन एक तरह से हो रहा है, तो आपको याद होगा जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल लेते थे, 2 डिग्री अल्कोहल लेते थे, अल्कोहल, इसको हम लोग जब ऑक्सीडाइज करते थे तो ये क्या बन जाता था, आपका कीटोन बनता था। तो यहाँ भी एक तरह से ये 2 डिग्री अल्कोहल समझ लीजिए, इसको 2 डिग्री तो है ही, क्योंकि एक कार्बन इधर से है, एक कार्बन इधर से है, तो इसको 2 डिग्री अल्कोहल बनाने से कीटोन बनेगा। लेकिन स्पेशल क्या कंडीशन है, यहाँ दोनों तरफ ये कीटोन बनेगा, दोनों तरफ, ऊपर भी कीटोन नीचे भी कीटोन, इसको कहते हैं डाई कीटोन। तो यहाँ से डाई कीटोन बनेगा और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, तो नाम क्या हो गया इसका, बेंजोक्विनोन। तो ये था आपका 5 रिएक्शन फेनॉल का, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे मेथनॉल और इथेनॉल में कंपैरिजन। मेथनॉल और इथेनॉल का जो कंपैरिजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, मेथनॉल का प्रॉपर्टी पूछा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल पूछा जाता है, फर्मेंटेशन क्या होता है वो सब पूछा जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर लेंगे ईथर भी। तो ये याद रखिए आप, 4 रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक में 2, एक नाइट्रेशन और दूसरा हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन में 2, एक आपका डाइल्यूट के साथ HNO3 और एक कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। हेलोजिनेशन में कितना था, तो हेलोजिनेशन में भी 2, एक ब्रोमीन किसके साथ, तो वैसा सॉल्वेंट जो कम पोलर हो, जैसे कि CS2, और दूसरा रिएक्शन था ब्रोमीन उसके साथ जिसका पोलरिटी ज्यादा हो। तो पोलरिटी ज्यादा किसका होता है, वाटर का, H2O का, वो रिएक्शन हो गया था। एक में बना था पिक्रिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं कि फेनॉल पे आप क्या ऐड कर रहे हैं, COOH, मतलब वो बन रहा था क्या, सैलिसिलिक एसिड। अब वो रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुआ था, तो NaOH से फेनॉक्साइड बना। NaOH के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन हुआ एसिड के प्रेजेंस में तो वो बन गया आपका एसिड, लग गया COOH। उसके बाद आता है थर्ड राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन 3 स्टेप का है। एक आप पहले लिए थे सबसे शुरुआत में CHCl3 प्लस NaOH, ये तो इससे प्रोडक्ट आपको याद रखिए, प्रोडक्ट जो बना था वो क्या बना था, यहाँ O- और Na+ और यहाँ लग गया था CHCl2। फिर उसके बाद फिर से NaOH से रिएक्शन करवाए। NaOH से जैसे रिएक्शन हुआ NaOH से, तो यहाँ पे ये हट गया और यहाँ हटने के बाद यहाँ लग गया आपका CHO लगा, फिर यहाँ से हटाना है तो फिर से एसिड से हम लोगों ने रिएक्शन कराया। ये हो गया आपका राइमर टाइमन रिएक्शन। उसके बाद जिंक डस्ट के साथ जब करे थे तो जिंक डस्ट ने क्या किया, बेंजीन का जो OH है, मतलब फेनॉल का जो OH, उसको हटा दिया, मतलब एक तरह से रिडक्शन हो गया। उसके बाद 5th नंबर में ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, इसको रिडक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि H यहाँ अटैच हो रहा है, ठीक है, नहीं कह सकते हैं, तो H अटैच हो रहा है तो कह सकते हैं। और यहाँ एक फेनॉल लेंगे, फेनॉल के साथ क्रोमिक एसिड का रिएक्शन। क्रोमिक एसिड कैसे आएगा पहचान में, तो Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 साथ में किसके साथ, तो एसिड के साथ H2SO4। तो उसका ऑक्सीडेशन से 2 कीटोन बना जिसको डाई कीटोन कहते हैं, और नाम क्या है इसका, बेंजोक्विनोन। तो ये था आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।